बात कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। बताएंगे आपको कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच क्या ऑफर पर बात हुई। लेकिन पहले बड़ी खबर ये, कल दिवाली है, दिवाली में पटाखे छोड़ना लंबे वक्त से, बचपन से लोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब पटाखों को लेकर खास तौर पे दिवाली पर, दिवाली आई नहीं कि पटाखों को लेकर एक शोर शुरू हो जाता है। वो शोर ये कि इन दिवाली के पटाखों से प्रदूषण होगा, इन दिवाली के पटाखों से इतना प्रदूषण होगा कि पूरे साल सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये लोग न पराली पर बोलते हैं, न गाड़ी के प्रदूषण पर, न इंडस्ट्री के प्रदूषण पर। ऐसे लोगों को सदगुरु ने जवाब दिया है। सुनिए जरा सदगुरु का जवाब, उसके बाद बताएंगे देश के बाकी लोग क्या कह रहे हैं पटाखे फोड़ने पर। सुनिए जरा सदगुरु को। So I have not lit a cracker in quite a few years, but when I was a child, how much it meant. From the month of September, we'll be dreaming crackers, and after Diwali is over, next 1-2 months, we will save the crackers and keep on doing it every day. Let not people who are suddenly environmentally active say no child should have crackers. This is not a good way to go. All those people who are concerned about pollution in the air, in the polluting the तो सदगुरु ने क्या कहा, यही बात ट्वीट भी की और सदगुरु के साथ कंगना रनौत आकर खड़ी हो गई। देखिए जरा सदगुरु ने क्या कहा है, पटाखा जलाने पर आखिर इतना शोर क्यों होता है। सदगुरु ने कुछ लोगों को राय दी है जो सबसे ज्यादा शोर करते हैं। सदगुरु ने क्या कहा, देखिए जरा। सदगुरु ने कहा है प्रदूषण ऐसा कारण नहीं कि बच्चों को पटाखों से दूर रखें। सदगुरु ने आगे लिखा, आपको कुछ करना है तो एक काम करिए कि 3 दिन ऑफिस पैदल जाइए। सदगुरु कह रहे हैं कि बच्चों को उनकी खुशी का आनंद लेने दें। कंगना रनौत ने सदगुरु का साथ दिया है। कंगना ने लिखा, दिवाली के सभी पर्यावरण कार्यकर्ताओं को बिल्कुल सही जवाब मिला है। कंगना लिख रही, ऑफिस जाएं तो 3 दिन कारों का इस्तेमाल न करें। सदगुरु भी यही बात कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर देखिए कैसे शोर शुरू हो गया। विरोध में एक शख्स ने ट्वीट किया, उसने लिखा, पटाखों से बहुत प्रदूषण होता है, जल्दी से मूव करेंगे इसे, पटाखों को बैन कर देना चाहिए, यह लिखा गया। इसके जवाब में समर्थन में लिखा, पटाखों पर बैन से अच्छा है पराली जलाना बंद कर दें, साइकिल या पैदल ऑफिस जा सकते हैं, जवाब में लिखा एक शख्स ने। विरोध करने वाले ने लिखा, पटाखे दिवाली के त्योहार के जश्न के लिए नहीं है। विरोध करने वाला लिख रहा है, मुझे नहीं लगता पटाखे दिवाली के लिए जरूरी हैं। इसको जवाब दिया, पटाखे पर बैन की बजाय आप घर का एसी बंद कर दें, वो पटाखों से ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। एक और शख्स ने पटाखों के विरोध में ट्वीट किया, इसलिए पटाखे फोड़ना बच्चों के लिए सेफ नहीं है, बच्चे पटाखों की वजह से बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो समर्थन में ट्वीट किया एक शख्स ने, पर्यावरण की चिंता है तो पैदल जाइए, पैदल चलिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, अपने निजी वाहनों को घर पर खड़ा कर दीजिए, बच्चों की खुशी ना छीने। यह एक ट्वीट आया समर्थन में। तो इस तरह से ट्विटर पर नो बैन क्रैकर्स करके हैशटैग चला। आइए अब आपको बताते हैं, आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर किससे कितना प्रदूषण होता है, पटाखों से वाकई कितना प्रदूषण होता है, या उसके अलावा हमारे आसपास बहुत सी चीजें जिनका हम इस्तेमाल करते हैं और उससे कहीं ज्यादा प्रदूषण होता है। देखिए जरा, बहुत कम लोग जानते हैं ये हकीकत कि पटाखों से जो प्रदूषण हो रहा है उससे ज्यादा प्रदूषण देखिए कितना किससे हो रहा है, फैक्ट्रियों से। 30% प्रदूषण फैक्ट्रियों से होता है, 28% पॉल्यूशन गाड़ियों से होता है जो प्राइवेट गाड़ियां यूज करते हैं, 17% जो प्रदूषण की वजह है वो है धूल और डस्ट जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, अन्य वजह 11% हैं जो पॉल्यूशन बढ़ाती हैं। इसके अलावा आपको बताएं, मूव करेंगे इसे जल्दी से, इसके अलावा पराली, खेतों की जो पराली है वो 4% पॉल्यूशन को बढ़ाती है। ये तो सिर्फ तब जब इसे उस वक्त ना जलाया जा रहा हो, जैसे आजकल पराली जलाने का वक्त शुरू हो गया है। पराली के जलने के वक्त, आजकल के वक्त जब पराली जलती है तो 40% प्रदूषण इससे होता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में और अब बात करते हैं योगी से लड़ाई लड़ने के लिए बाहुबली, डॉन और मुख्तार भी कबूल है। जी हां, योगी से लड़ाई में डॉन भी कबूल है। आइए आपको बताने जा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी से मिलने के लिए दरअसल पहुंचे आज राजभर। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भी मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़वाना चाह रहे थे, लेकिन सवाल बहुत बुनियादी है जिस शख्स पर
ढेरों दर्जनों केस दर्ज है। जो शख्स जेल में बंद है, आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के नेता उसे अपनी पार्टी का टिकट थमाकर चुनाव लड़ाना चाहते हैं? सिर्फ वजह योगी है क्या? देखिए रिपोर्ट। योगी से लड़ाई में डॉन भी मंजूर। उत्तर प्रदेश चुनाव में मुख्तार अंसारी को गले लगाने की होड़। बाहुबली से जेल में मिले राजभर। यूपी चुनाव में योगी से लड़ने के लिए अब बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी से भी राजनीतिक पार्टियों को परहेज नहीं। मुख्तार लंबे वक्त से जेल में है, उसके बाद भी पहले ओवैसी और अब राजभर डॉन को अपने पाले में करना चाहते हैं। योगी के सामने खड़े होने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी चलेगा। इसलिए ओम प्रकाश राजभर खुद बांदा जेल पहुंच गए मुख्तार से मिलने। यानी मुस्लिम वोट बैंक के लिए सियासत किसी हद तक भी जाने को तैयार है। मुख्तार अंसारी जी खुद सक्षम हैं, वो चुनाव अकेले जीत जाते हैं, निर्दल जीत जाते हैं। उनको ना हमारी जरूरत है ना किसी की जरूरत है। लोग उनके यहाँ जाते हैं कि भैया हमरे पटिया से लड़ जाइए। क्या राजभर अपने मसीहा मुख्तार के सहारे ओवैसी, बसपा, कांग्रेस में बिखरने वाले मुस्लिम वोट को समेटने के लिए बांदा जेल तक चले आए? क्योंकि राजभर ओवैसी से पल्ला झाड़ अब अखिलेश से गठबंधन कर चुके हैं। जनता की चाहत है कि इसको हटाने के लिए राजभर जी समाजवादी पार्टी समझौता करो। जनता कह रही है। न्योता जब अखिलेश जी ने स्वीकार कर लिया, अखिलेश जी ने बुलाया, बातचीत हुई, तैयार हो गए तो बात तय हो गई। लेकिन मुख्तार को साधने में जुटी पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक ही जवाब देगा कि वो किसी जेल में बंद बाहुबली के चेहरे पर वोट नहीं करेगा। आइए आपको जरा मुख्तार का पूरा चिट्ठा बताता हूं, उसके बाद सोचिए आपके प्रदेश में क्या किसी ऐसे शख्स को टिकट दिया जाए तो आप उसे वोट करेंगे। इन नेताओं को भी यह सोचना होगा। देखिए जरा मुख्तार का पूरा क्राइम कुंडली आपके सामने। 4 राज्यों के 12 जिलों में अपराधी है। जी हां, इसके अलावा 23 थानों के में 52 मुकदमों में मुख्तार का बाकायदा नाम शामिल है। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 19 केस मुख्तार अंसारी पर हैं। 4 मुकदमे गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी पर दर्ज हैं। हत्या, हमला, धमकी और आर्म्स एक्ट में मुख्तार अंसारी पर केस है। 150 से ज्यादा गैंग के साथी मुख्तार अंसारी के अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और 1 अरब 94 करोड़ की संपत्ति मुख्तार अंसारी की जब्त हो चुकी है। सोचिए ऐसे शख्स, ऐसे बाहुबली को आखिर क्यों राजभर अपनी पार्टी से टिकट दिलवाना चाहते हैं? सिर्फ राजभर नहीं, राजभर अखिलेश यादव से गठबंधन कर चुके हैं। क्या अखिलेश को मुख्तार अंसारी मंजूर है? क्या अखिलेश को राजभर मंजूर होंगे जो मुख्तार अंसारी को टिकट देने को तैयार हो चुके हैं? भले ही मुख्तार अंसारी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हो, हत्या से लेकर फिरौती में के मामलों में आरोपी हो, सालों से जेल में बंद हो, लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्तार के चेहरे पर नेताओं को वोट की फसल दरअसल दिखाई दे रही है और यही फसल डॉन मुख्तार तक उन्हें खींच ला रही है। इसकी बड़ी वजह योगी का मुख्तार पर एक्शन भी है। योगी ने न सिर्फ बाहुबली मुख्तार पर बल्कि यूपी के बड़े बड़े अपराधियों पर लगाम कस दी, लेकिन योगी की मुख्तार पर की गई कार्रवाई को भुनाकर डॉन के नाम पर योगी के खिलाफ अब वोट चाहते हैं। राजभर से पहले ओवैसी यही कोशिश कर चुके हैं। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार समझने वाले ओवैसी यूपी चुनाव में पहली बार हाथ आजमा रहे हैं। ओवैसी भी ऐलान कर चुके हैं कि वो मुख्तार को टिकट दे सकते हैं। सोचिए जरा, मुख्तार क्यों? ओवैसी को भी डॉन से परहेज नहीं है। सुनिए जरा। मोदी जी कह रही हैं कि मुख्तार अंसारी साहब बहुत बड़े अपराधी हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जाए और काट दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक अतीक अहमद साहब, मुख्तार अंसारी साहब से इन लोगों को फायदा था, उनको निचोड़ रहे थे, तब तक के पार्टी में भी ले रहे थे और विधायक भी चुनाव का टिकट भी दे रहे थे। मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। पहले ओवैसी और राजभर दरअसल मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। गठबंधन फाइनल हो गया था, तब मुख्तार को साधने की कवायद ओवैसी ने शुरू की थी।
लेकिन आखिरी वक्त में राजभर ने ओवैसी का साथ छोड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन नेताओं को आखिर क्यों लगता है कि मुख्तार और अतीक जैसे बाहुबली जो जेलों में बंद हैं, इन्हें जोड़कर यूपी का मुसलमान खिंचा चलाएगा। मुमकिन है चुनाव में नेताओं की गलतफहमी भी टूट जाएगी। दरअसल योगी से मुकाबले के लिए कांग्रेस से लेकर ओवैसी तक और मायावती से लेकर अखिलेश तक मुस्लिम वोटों के सहारे हैं। इन सब में अगर वोट बट गया तो ये जानते हैं कि योगी से लड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए मुस्लिम वोट एक मुश्त मिल जाए, इसलिए मुख्तार भी साथ आ जाए तो परेशानी नहीं। अखिलेश के सहयोगी राजभर मुख्तार को साध रहे हैं तो अखिलेश जिन्ना के साथ तक खड़े हो गए। उनकी तुलना चुनाव से पहले गांधी और पटेल से बेवजह नहीं की, इसके पीछे भी गहरी और बड़ी वजह है। सुनिए जरा अखिलेश को। पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं समीर वानखेड़े की। समीर वानखेड़े के लिए दिवाली बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि समीर वानखेड़े पिछले दिनों लगातार सुर्खियों में रहे। पहले तो अपने एक्शन को लेकर, उसके बाद पॉलिटिकल रिएक्शन को लेकर। समीर वानखेड़े आज जब पहुंचे एनसीबी ऑफिस तो उनका देखिए कैसे भव्य स्वागत, फूलों से स्वागत किया गया। समीर वानखेड़े को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह लोग उनके समर्थन में आएंगे और फूलों की बारिश होगी। यह स्थिति थी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के बाहर की। जरा रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। एनसीबी दफ्तर के बाहर लोगों का हुजूम है। वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। इसी दौरान सरकारी गाड़ी एनसीबी ऑफिस के गेट पर आकर रुकती है, जिसमें मुंबई के सिंघम समीर वानखेड़े उतरते हैं। वानखेड़े के उतरते ही लोग उनका सम्मान करने आस-पास इकट्ठा हो जाते हैं और ड्रग्स के खिलाफ समीर वानखेड़े की जंग के लिए उनका सम्मान कर रहे हैं। समीर वानखेड़े जी ने जो कार्रवाई की है और उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर डालने की कोशिश नवाब जी मलिक कर रहे हैं, उनका हम नवाब मलिक का निषेध करते हैं। क्रूज ड्रग्स केस में जो समीर वानखेड़े की जंग शुरू हुई थी, वो अब आरोप प्रत्यारोप से होते हुए निजी हमलों तक पहुंच चुकी है। कभी नौकरी की धमकी दी जा रही है तो कभी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट से लेकर बयानबाजी तक लगातार सिलसिला जारी है। लेकिन समीर वानखेड़े की शर्ट 70,000 रुपए की क्यों होती है? लेकिन समीर वानखेड़े के समर्थकों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। जो लोग सोशल मीडिया पर वानखेड़े का समर्थन कर रहे थे, वो सड़क पर उतर आए हैं। और समीर वानखेड़े पर अब तक आरोपों की बारिश करने वाले नवाब मलिक ने आज फिर एक ट्वीट किया। नवाब मलिक ने सुबह उठते ही क्या लिखा ट्विटर पर, आइए आपको बताते हैं। देखिए जरा। नवाब मलिक जो समीर वानखेड़े पर हमला करने के लिए हेडलाइंस में रहे, उसके बाद फडणवीस और उनकी पत्नी पर उन्होंने अटैक किया। नवाब मलिक ने आज ट्वीट किया, होटल द ललित में छिपे हैं। नवाब मलिक लिख रहे हैं, कई राज मिलते हैं रविवार को, यानी रविवार को नवाब मलिक कोई बड़ा खुलासा करने वाले हैं। यह उनके ट्वीट से इशारा मिल रहा है। नवाब मलिक क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तैयारी की है, क्या उनके पास सबूत हैं, किसके खिलाफ नवाब मलिक ये आरोप लगाने वाले हैं, या किसके खिलाफ ये जो राज हैं जो होटल में छिपे हैं उसका खुलासा नवाब मलिक करेंगे। ये रविवार को सामने आएगा। बहरहाल समीर वानखेड़े लेकिन पूरी तैयारी में है हर तरह के जवाब देने के लिए। लोग भी आज एनसीबी दफ्तर के बाहर जो पहुंचे उन्हें भी आपने सुना। जरा सुनिए समीर वानखेड़े के लिए लोग कह क्या रहे हैं, सुनिए। समीर वानखेड़े जो हैं उनके सपोर्ट में आए हुए हैं
और ये सारे जो एलिगेशंस है मैं कहता हूँ निराधार है और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। समीर वानखेड़े जैसे अफसर ही, लीडर और जो ऑनेस्ट ऑफिसर ही देश को ड्रग फ्री बना सकते हैं। सर हम तो यही कह रहे हैं, हम उनके साथ हैं सर। ही इज अ ट्रू ह्यूमन बीइंग, वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग उनके साथ हैं। आप एक ड्रग नेक्सस, एक ड्रग कबाल का कैसे साथ दे सकते हैं? आप इसलिए दे रहे क्योंकि वो बॉलीवुड है। बॉलीवुड पूरा ही दसा हुआ है जी, उसमें दल है वो पूरा। ये शर्मनाक चीज है कि एक मिनिस्टर एक ऑफिसर पर घिनौने आरोप कर रहे हैं, उनके फैमिली अफेयर में जा रहे हैं। इसका हम निषेध करते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चनिंग करने के छोड़ के कृपया करके इनके सपोर्ट में खड़ा रहिए और ये जो छिचोरेपन चल रहा है एक दूसरे पे प्रति आरोप का, व्हाई नॉट स्टैंड विद द गवर्नमेंट। वानखेड़े जो हैं बहुत योग्य अफसर हैं और उन पर ऐसी उंगली उठाना और वहाँ के राजनीतिक दबाव के कारण ये सब चल रहा है। सरकार को इस पर निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए। कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच के बाद ही कोई फैसला हो सकता है। बाकी हमारे जो उच्च अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो हमसे बेहतर जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए जिससे कि पुलिस अधिकारियों का मनोबल टूटने ना पाए और वो इतने बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालने से जो कतरा जाते हैं, जो घबराते हैं, वो घबराहट उनके अंदर से खत्म हो और वो निष्पक्ष और बिल्कुल निडर होकर कार्रवाई कर सके। हर वो ईमानदार आदमी जो ऐसी चीजों में उपलब्धियां लाता है देश के लिए, उनको पूरा सरकार का साथ मिलना चाहिए। इनके परिवार को अगर इस तरीके से हैरेसमेंट होगा तो वो कीमत चुकाने के बराबर ही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज एक और बहुत दिलचस्प खबर आपको बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के पीएम से मिले तो इजराइल भी मांगे मोदी। जी हां, जैसे देश के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी की जरूरत है उसी तरह इजराइल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिमांड वहां बहुत ज्यादा है। ये किसने कहा? ये खुद इजराइल के पीएम ने कहा। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए जरा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल के पीएम से मिले। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों में मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान उन्होंने बहुत सी बातें कही, वो आप देख रहे हैं। देखिए मुलाकात से आपको अंदाजा हो गया होगा कि आखिर ये मुलाकात कितनी गर्मजोशी के साथ हुई। आइए आपको बताता हूं मैं कि आखिर जब प्रधानमंत्री मोदी नफ्ताली बेनेट से मिले तो आखिर उन्होंने कहा क्या। देखिए जरा, आइए आपको बताने जा रहा हूं मैं कि नफ्ताली बेनेट से मिलने के बाद पीएम मोदी को क्या कहा उन्होंने। देखिए आपके सामने ग्राफिक्स है, नफ्ताली बेनेट और पीएम मोदी, ये आपको नजर आ रहे हैं। कुछ इस तरह से इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात में हुआ क्या मैं बताऊं। नफ्ताली का बयान सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें छाई हुई हैं। इजराइल के पीएम ने कहा इजराइल में आप बेहद लोकप्रिय हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी से कहा उन्होंने। आइए और मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। सोचिए जरा, इजराइल के पीएम कह रहे हैं पीएम मोदी से कि आप इतने लोकप्रिय हैं कि आइए मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। वो ये कह रहे हैं, वो आगे कह रहे हैं आपसे काफी कुछ हम सीख सकते हैं। ये पीएम मोदी से इजराइल के पीएम ने कहा हम आपसे काफी कुछ सीख भी रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने आगे कहा दोनों देशों को साथ चलने की जरूरत है, यानी इजराइल और भारत को एक साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। नेतन्याहू के रास्ते पर ही हम आगे चलेंगे, ये कहा इजराइल के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो इस तरह से मिले। लेकिन आइए आपको बताता हूं कि आखिर सुनिए जरा, वो बयान आपको सुनवाता हूं जब इजराइल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि आप मेरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, इजराइल में आपकी बहुत डिमांड है। सुनिए जरा। I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. Thank you. Join my party. I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. Thank you. Join my party. प्रधानमंत्री मोदी इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के इस दिलचस्प ऑफर से चौंक गए। दुनिया भर में लोकप्रिय पीएम मोदी स्कॉटलैंड के ग्लासगो में इजरायली प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, तभी बेनेट ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने को कहा। I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. Thank you. Join my party. इजरायली पीएम और मोदी का ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नफ्ताली की बात सुनकर पीएम मोदी अपनी हंसी नहीं रोक सके और ठहाके मारकर हंसने लगे। I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. Thank you. Join my party.
दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट और पीएम मोदी के बीच ये पहली औपचारिक मुलाकात थी। जून में बेंजामिन नेतन्याहू की हार के बाद निफ्ताली बेनेट पीएम चुने गए। ग्लासगो में इजरायली पीएम बेनेट ने पीएम मोदी से होटल जाकर मुलाकात की और ये मुलाकात काफी लंबी चली और कई मुद्दों पर बात हुई। वैसे लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं पर भारी पड़ते हैं। सितंबर में हुए एक सर्वे में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को पीछे छोड़ दिया। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक 70% थी। सर्वे में दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज थे, जबकि तीसरे नंबर पर इटली के पीएम द्रागी रहे। वहीं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल चौथे नंबर पर थीं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 5वें नंबर पर थे। जनवरी 2021 में भी इस सर्वे में पीएम मोदी टॉप पर थे और अब इजरायली प्रधानमंत्री ने भी एक तरह से इस रेटिंग पर मुहर लगा दी है। I told you, you're the most popular person in Israel. Thank you. Thank you. Join my party. और आइए अब आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निफ्ताली बेनेट से मिलने के बाद क्या कहा और निफ्ताली बेनेट ने प्रधानमंत्री से इस मुलाकात के बाद क्या लिखा ट्विटर पर। दोनों ने ट्वीट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा देखिए जरा। इजराइल के पीएम से मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने लिखा, ग्लासगो में निफ्ताली बेनेट से मुलाकात बेहद शानदार रही। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, एक और मुलाकात से बेहद खुशी हुई। भारत इजराइल की दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी पर चर्चा हुई दोनों के बीच। इन सेक्टर्स में सहयोग से युवाओं को लाभ मिलेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट था। उसके जवाब में निफ्ताली बेनेट ने इजराइल के पीएम ने भी ट्वीट किया। लिखा, भारत इजराइल के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने आगे लिखा, दोनों देशों के रिश्ते बेहतर बनाने के लिए शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उसके साथ लिखा, दोनों देश साथ मिलकर भविष्य और बेहतर बनाएंगे। ये हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्ते हैं। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्रियों के बीच कैसे रिश्ते रहे हैं, चाहे वो निफ्ताली बेनेट हो जिनकी तस्वीर आपको दिखाई और चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो। देखिए जरा, ये किसी से छिपा नहीं। ग्लासगो में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री निफ्ताली बेनेट की वैसे तो यह पहली मुलाकात थी, लेकिन तस्वीरों को देखकर आप हरगिज अंदाजा नहीं लगा सकते कि यह पहली मुलाकात है दोनों नेताओं की। दोनों की ट्यूनिंग, केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी। ग्लासगो में जिस होटल में पीएम मोदी ठहरे थे, वहां इजरायली प्रधानमंत्री पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात काफी लंबी चली। निफ्ताली ने शुरुआत में ही इजराइल में मोदी के लोकप्रिय होने की बात कहकर यह इशारा कर दिया कि भारत के साथ इजराइल का आगे कैसे संबंध होने वाला है। दोनों नेता काफी गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। पीएम मोदी दुनिया के अधिकतर नेताओं के साथ दरअसल ऐसे ही आसानी से घुल मिल जाते हैं और फिर दोनों की दोस्ती से दोनों देशों को फायदा होता है। आपको याद होगा, पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के बेहद करीब थे। निफ्ताली बेनेट 2006 में उन्होंने नेतन्याहू के नेतृत्व में सियासत में एंट्री ली थी। निफ्ताली यहूदियों द्वारा पहने जाने वाला किप्पा पहना करते हैं। 2019 से 2020 के बीच वो इजराइल के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इजराइल के पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो भी रह चुके हैं। लेकिन बाद में बेनेट ने नेतन्याहू की नीतियों का विरोध कर प्रधानमंत्री की कुर्सी हासिल की और मोदी से मुलाकात में इजरायली प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि नेतन्याहू के रास्ते पर ही भारत और इजराइल के रिश्ते, संबंध आगे बढ़ेंगे। भारत को लेकर इजराइल की नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा, क्योंकि मोदी और नेतन्याहू की शानदार केमिस्ट्री की वजह से भारत और इजराइल के रिश्ते मजबूत हुए। नेतन्याहू ने पीएम मोदी की कई बार तारीफ की। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल का दौरा किया था। इजराइल दौरे पर जाने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आपको बताऊं कि जुलाई 2017 में, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर गए थे। भारत और इजराइल के द्विपक्षीय संबंधों को एक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया था और मोदी के इजराइल में कार्यक्रम पर नेतन्याहू ने कहा था कि उन्हें लगा कि वो एक रॉक कॉन्सर्ट था, लेकिन वो एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। 2018 में भारत इजराइल की दोस्ती एक कदम और आगे बढ़ी जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू भारत दौरे पर आए थे। दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर सहमति बनी। इस दौरान मोदी और नेतन्याहू के बीच काफी गर्मजोशी देखने को मिली थी।
पीएम ने नेतन्याहू को दोस्त बीबी कहकर भी संबोधित किया था, जिससे दोनों नेताओं के बीच किस तरह की केमिस्ट्री थी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बताऊं कि इस दौरान नेतन्याहू पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात भी गए थे। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत और इजराइल के रिश्ते लंबे वक्त से कैसे आगे बढ़े हैं, पहले कैसे रिश्ते हुआ करते थे। इन रिश्तों पर अरब देशों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती रही है। देखिए जरा हिंदुस्तान और इजराइल के रिश्ते। 1950 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी, लेकिन 41 साल तक, सोचिए जरा, 41 ईयर्स, 41 साल तक राजनयिक संबंध दोनों देशों के बीच नहीं थे। 1992 में भारत ने इजराइल को मान्यता दी। 92 में भारत के फैसले से कुछ अरब देश उस वक्त नाराज हो गए थे। वो अरब देश आज खुद इजराइल से दोस्ती बढ़ा रहे हैं। भारत इजराइल की दोस्ती करीब 30 साल पुरानी है और मोदी के सत्ता में आने के बाद संबंध और ज्यादा बेहतर होते चले गए। मोदी और नेतन्याहू की दोस्ती से संबंध और ज्यादा मजबूत हुए हैं। इजराइल के हथियारों का भारत सबसे बड़ा खरीदार है। 2017 में इजराइल जाने वाले पहले पीएम बने हैं मोदी। 2018 में भारत दौरे पर आए थे इजराइल के पीएम नेतन्याहू और संभव है दिसंबर में इजराइल के इस वक्त के पीएम नफ्ताली बेनेट हिंदुस्तान की यात्रा पर आ सकते हैं। बहरहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते सिर्फ इजराइल के पीएम से ही नहीं, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन से भी किस तरह के, तस्वीरें देखिए जरा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन ग्लासगो में मिले और इस दौरान दरअसल दुनिया में जो चरमपंथ फैल रहा है और कैसे उस पर लगाम लगाई जाए, हिंदुस्तान के खिलाफ फैलने वाले चरमपंथ पर लगाम लगाने की दोनों के बीच बातचीत हुई। जल्दी से मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बोरिस जॉनसन आपको नजर आ रहे हैं, दोनों के बीच बातचीत हुई। भारत विरोधी चरमपंथी समूहों पर लगाम लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटिश पीएम के बीच बाकायदा एक सहमति बनी है और ग्लासगो में दोनों नेताओं के बीच बैठक में फैसला किया गया है। दोनों देशों ने कट्टरपंथ को लेकर चिंता जताई है और अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा, यह सहमति बनी है। अलोकतांत्रिक असंवैधानिक गतिविधि रोकनी ही होंगी, ये दोनों देशों ने तय किया। आतंकवाद से मुकाबले को लेकर भी चर्चा हुई प्रधानमंत्री मोदी और बोरिस जॉनसन के बीच। आइए अब आपको बताता हूं, तो मोदी के साथ सिर्फ दो ही नेता नहीं, नफ्ताली बेनेट और बोरिस जॉनसन नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक जितने नेता हैं सबके रिश्ते, सबके बीच क्या प्रगाढ़ता है, जरा देखिए। दोनों के बीच संबंध किस तरह से बने हैं दुनिया के नेताओं के बीच, रोम से लेकर ग्लासगो तक। पीएम मोदी ने कई नेताओं के साथ मुलाकात की, तस्वीरें आपके सामने। दुनिया भर के नेताओं के साथ मोदी अक्सर गर्मजोशी से मिलते हैं, उनकी जो केमिस्ट्री है वो देखते ही बनती है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ मोदी की बेहतर ट्यूनिंग हो चुकी है। ये दोनों नेताओं के बीच बातचीत फोन कॉल से लेकर वर्चुअल मीटिंग तक में दिखाई देता है। अमेरिका दौरे पर जब पहली बार मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की मुलाकात हुई तो दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए, गले मिले। गर्मजोशी ऐसी थी कि चीन और पाकिस्तान के नेता परेशान हो गए तस्वीरें देखकर। इस दौरे पर क्वाड सहित कई बैठक में दोनों नेता शामिल हुए थे, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि यह पहली मुलाकात है। सोचिए, यह बाइडेन के साथ पहली मुलाकात थी, नफ्ताली बेनेट के साथ पहली मुलाकात आपको बताई। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने पीएम मोदी को फोन किया था। दोनों नेता इससे पहले 3 बार वर्चुअल मीटिंग कर चुके थे। नवंबर, फरवरी और अप्रैल में दोनों नेताओं ने फोन पर बात की थी, जबकि इमरान खान आज तक बाइडेन के फोन का इंतजार कर रहे हैं। बाइडेन से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से भी मोदी की यारी देखते ही बनती थी। दोनों नेताओं के बीच लगातार बात होती रहती थी। साथ ही ट्रंप के दौरे पर भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे बेहतर स्तर पर पहुंच चुके थे। मोदी का रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी रिश्ता बेहद मजबूत है। दोनों नेता जब भी मिले गर्मजोशी से मिले, चाहे मोदी के रूस दौरे पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो या फिर किसी और सम्मेलन में। मोदी और पुतिन का रिश्ता बेहद मजबूत और काफी पुराना है। मोदी की पुतिन के साथ पहली मुलाकात 2001 में रूस में हुई थी। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री वाजपेयी की अगुवाई में रूस गए थे उस वक्त मोदी, तब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और व्लादिमीर पुतिन से मिले थे। और इस दौरे से ही मोदी और पुतिन की दोस्ती और गहरी होती चली गई। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ भी मोदी की दोस्ती खूब जमती है। मैक्रो हिंदी में ट्वीट करते हैं तो मोदी भी फ्रेंच में जवाब देते हैं। इससे पता चलता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने मजबूत हुए हैं। बहरहाल,
तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्ते कैसे दुनिया के देशों के साथ और उनके नेताओं के साथ शानदार हो चुके हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।